हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। हिटलर की गवर्नमेंट के दौरान लोगों पर कई जातियां हुई। तकरीबन 6 मिलियन जूस को कंसंट्रेशन कैंप्स में मार डाला गया। हिटलर की इन जातियों पर अब तक कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन एक किताब ऐसी है जो होलोकॉस्ट पर लिखी किताबों में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। दरअसल एक किताब नहीं थी, ये एक डायरी थी 13 साल की एक लड़की की, जिसका नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल और द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसे अक्सर हमने एन फ्रैंक के नाम से सुना है, मगर सही नाम है एन फ्रैंक। एन बड़े होकर जर्नलिस्ट या राइटर बनना चाहती थी। एन फ्रैंक ने नाजियों से छिपने के दौरान एक जगह अपनी डायरी में लिखा कि मुझे फाइनली ये रियलाइज हो गया कि अपने स्कूल का काम मुझे करते रहना चाहिए ताकि मैं पीछे ना रह जाऊं, ताकि मैं जिंदगी में आगे बढ़ सकूं और जर्नलिस्ट बन सकूं, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं अच्छा लिख सकती हूँ, लेकिन अभी ये देखना बाकी है क्या मुझ में वाकई लिखने का टैलेंट है। मगर एन फ्रैंक को यह भी लगता था कि उसकी लिखी डायरी कोई नहीं पढ़ना चाहेगा, क्योंकि वो सोचती थी कि 13 साल के बच्चे के दिमाग में क्या चलता है कोई नहीं जानना चाहता। शायद ही उसकी लिखी बातें किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो। लेकिन 13 से 15 साल की उम्र में एन ने जो लिखा उसे पढ़ने में न सिर्फ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, बल्कि ये किताब दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई। लेकिन एन फ्रैंक को ये डायरी दी किसने थी और एन ने अपनी डायरी में किन बातों का जिक्र किया था और कैसे इस डायरी ने किताब की शक्ल ली, आज बात इसी पर। एन फ्रैंक 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में एक जूइश फैमिली में पैदा हुई थी। एन की फैमिली में 4 लोग थे। एन के फादर ऑटो फ्रैंक, मदर एडिथ और एल्डर सिस्टर मार्गोट। 1933 में जर्मनी में हिटलर की गवर्नमेंट बनी और उसके बाद जर्मनी में जूइश लोगों के होलोकॉस्ट की कहानी हम सब जानते हैं। हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने अपनी सरकार बनते ही सिस्टमैटिक वे में जूइश कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू कर दिया। उस वक्त फ्रैंकफर्ट सिटी का मेयर फ्रेडरिक क्राफ्ट्स भी नाजी पार्टी का मेंबर था। क्राफ्ट्स ने आते ही सभी जूइश लोगों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। अब फ्रैंकफर्ट में रहना एन फ्रैंक की फैमिली के लिए मुश्किल हो गया था, इसीलिए फैमिली जर्मनी छोड़कर नीदरलैंड में शिफ्ट हो गई। एन फ्रैंक तब 4 साल की। लेकिन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। 10 मई 1940 को जर्मन फोर्सेस नीदरलैंड में घुसी और फिर उस पर भी कब्जा कर लिया। अब एन के पेरेंट्स समझ गए थे कि जूइश होने के नाते वो नीदरलैंड में भी सेफ नहीं है, पर अब कहीं और जाने का कोई ऑप्शन नहीं बचा था। हिटलर ने जूइश के अगेंस्ट लॉज यहाँ पर भी लागू कर दिए, लेकिन किसी तरह अभी एन की फैमिली खुद को बचा रही थी। इसी दौरान 12 जून 1942 को 13th बर्थडे पर एन फ्रैंक के पेरेंट्स ने उसे एक डायरी गिफ्ट की। इस माहौल के बीच उस दिन एन ने पहली बार अपनी डायरी में लिखा और अपनी ही डायरी से कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं तुमसे सब कुछ कह सकूंगी। मैंने कभी किसी को अपने सीक्रेट्स नहीं बताए, लेकिन उम्मीद है तुम मेरे लिए कंफर्ट और सपोर्ट बनोगी। जल्द ही ये डायरी एन की बेस्ट फ्रेंड बन गई, जिसमें वो अपने थॉट्स को लिखने लगी, अपनी हर बात इस डायरी के साथ शेयर करने लगी। लेकिन अब तक नीदरलैंड में भी जूइश लोगों के लिए हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। कुछ महीने बाद एन फ्रैंक की बड़ी बहन 16 साल की मार्गोट के लिए एक लेटर आया, जिसमें कहा गया कि मार्गोट को नाजी लेबर कैंप में जाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में खुद को अरेस्ट होने से बचाने के लिए एन की फैमिली 6 जुलाई 1942 को अपना घर छोड़कर छुपने चली गई। एन फ्रैंक के फादर ऑटो फ्रैंक जहां बिजनेस करते थे, वहीं एक छोटा सा अपार्टमेंट था। इसी अपार्टमेंट में एन फ्रैंक की फैमिली छिप गई और इस घर के एंट्रेंस को किताबों की रैक से छिपा दिया गया, ताकि किसी को पता ना चल सके कि यहाँ कोई रहता है। कुछ वक्त बाद यहाँ कुछ और ज्यूस लोग भी आकर छिप गए। कुल 8 लोग अब इस घर में रहने लगे। एन फ्रैंक ने इस घर को अपनी डायरी में नाम दिया सीक्रेट एनेक्स का, यानी एक खुफिया जगह। 2 साल तक एन फ्रैंक की फैमिली और बाकी जूइश लोग यहाँ छुप कर रहे। इस दौरान एन के फादर ऑटो फ्रैंक के कुछ दोस्त उन्हें खाने पीने और बाकी जरूरी सामान सप्लाई कर देते थे। अब इस घर में रह रहे लोगों को अपना दिन बिना आवाज के बिताना होता था, क्योंकि घर लकड़ी का था और जरा सी भी आवाज से नीचे काम करने वाले वर्कर्स को पता चल सकता था। इसीलिए इन वर्कर्स की टाइमिंग के हिसाब से इस सीक्रेट एनेक्स में हर काम होता था। जैसे सुबह 8:30 बजे के बाद घर के लोगों को चलने फिरने की आज़ादी नहीं थी, क्योंकि इस वक्त तक सभी वर्कर्स आ जाते थे। इसीलिए सुबह का सारा काम 8:30 बजे से पहले तक खत्म करना होता था। इसके बाद 12:45 से 1:45 तक वर्कर्स लंच के लिए जाते थे और इसी बीच
सीक्रेट एनेक्स में रह रहे लोग चल फिर सकते थे। इसीलिए इसी वक्त वो लंच करते और रेडियो पर खबर सुनते ताकि बाहरी दुनिया के बारे में वो जान सके। रेडियो की खबर उन्हें उम्मीद देती कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट सकेंगे। इसके बाद जब दोपहर में घर के सारे लोग सो जाते तो एन इसी दौरान पढ़ने और अपनी डायरी लिखने का काम करती। शाम 5:30 के बाद सभी वर्कर्स चले जाती तो घर में रह रहे लोगों को चलने फिरने की आज़ादी थी। इस तरह छिपकर रहना, लगातार डर में जीना और एक घर में खुद को कैद में पाने का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसे एना पर पड़ रहा था, उसके माइंड और इमोशंस को ये सब चीज़ें कैसे इफेक्ट कर रही थी, इसका जिक्र एन फ्रैंक की डायरी में कई बार मिलता है। जैसे एक जगह एन फ्रैंक ने लिखा कि वो कई बार परेशान होकर एक कमरे से दूसरे कमरे में टहलती, कभी सीढ़ियों से ऊपर जाती तो कभी नीचे आती, क्योंकि वो खुद को एक ऐसी चिड़िया महसूस कर रही थी जो लगातार आज़ाद होने की कोशिश में अपने ही पिंजरे से टकरा रही है। एन ने लिखा कि अंदर एक आवाज़ चीखती है, लेकिन मैं जवाब देने की कोशिश नहीं करती, मैं बस खामोश होकर लेट जाती हूँ ताकि ये वक्त बीत जाए और मेरे अंदर का डर खत्म हो सके। एन की डायरी में कुछ करने का करेज, उसके ड्रीम्स, डर और होप सभी इमोशंस नजर आते हैं। ये सब महसूस होने के बावजूद भी एन फ्रैंक ने एक जगह अपनी डायरी में लिखा, इन सब हालातों के बावजूद मुझे अभी भी यकीन है कि दिल से अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं। एन फ्रैंक की ये बात दिखाती है उसे इंसानियत में कितना यकीन था। एन फ्रैंक की डायरी में अपनी माँ के साथ रिश्ते थोड़े डिफिकल्ट नजर आते हैं। एन फ्रैंक को लगा कि माँ शायद उसे समझती नहीं है। एन ने एक जगह अपनी डायरी में लिखा, मदर मेरे अगेंस्ट है और मैं मदर के अगेंस्ट हूँ और हमारे बीच इस स्ट्रगल पर फादर कुछ नहीं कहते, वो चुप रहते हैं। मदर शायद दुखी हैं क्योंकि अभी भी वो मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन मैं भी बिल्कुल खुश नहीं हूँ क्योंकि अब वो मेरे लिए कुछ नहीं है। एक और जगह एन फ्रैंक ने अपनी माँ के बारे में लिखा कि वो मुझसे माँ जैसा बिहेव ही नहीं करती हैं। फिर कुछ वक्त बाद अपने ही लिखे को दोबारा पढ़ा और फिर लिखा, एन तुमने सच में ऐसी नफरत वाली बात लिखी है, तुम ऐसी बात कैसे लिख सकती हो। एन फ्रैंक इसी तरह अपने ख्यालों को लिखती और खुद ही उसे बाद में ठीक भी करती। एन ने अपनी डायरी का नाम रखा था किटी। एन ने इस डायरी में अपने हर थॉट्स को किटी को एड्रेस किया था। मतलब वो इस तरह लिखती थी कि वो अपनी हर बात किटी से बता रही है। ऐसा कहा जाता है कि एन ने डच ऑथर सिसी वैन मार्क्सवेल्डेट की एक किताब पढ़ी थी। ये बुक ऐसी लड़की के बारे में थी जो अपने दोस्तों के साथ काफ़ी एडवेंचर करती है। एन को शायद ये किताब पसंद आई और इसमें जो किटी नाम का कैरेक्टर था वो ब्राइट, चेयरफुल और फनी था, तो एन ने भी अपनी डायरी का नाम रखा किटी, वो डायरी जो उसकी इमेजिनरी फ्रेंड थी। एन ने एक बार रेडियो पर कहीं सुना था कि वॉर के दौरान लिखी जाने वाली डायरीज को एज अ डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया जाता है, इसलिए एन ने अपनी लिखी कुछ कहानियां इस उम्मीद में रीड्राफ्ट भी की कि शायद उसकी लिखी चीज़ें कभी पब्लिश होने लगे और उसे कोई पढ़े। एन की होप सही थी क्योंकि हुआ भी ऐसा ही। एन फ्रैंक की डायरी में लास्ट एंट्री थी 1 अगस्त 1944 को, क्योंकि अब उसकी फैमिली पकड़ी गई थी। किसी अननोन इन्फॉर्मर ने उनके यहाँ छुपने की खबर जर्मन पुलिस को दी और 4 अगस्त 1944 को यह रेड पड़ गई। सभी 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। उस वक्त एन फ्रैंक 15 साल की थी। इन सभी लोगों को हॉलैंड के कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। अब इन कंसंट्रेशन कैंप्स में लोगों को जानवरों की तरह रखा जाता था। सबसे पहले यहाँ पहुँचते ही देखा जाता था कि कौन से लोग काम के हैं। जो काम के होते उनसे ब्रूटल कंडीशंस में काम करवाया जाता और जो लोग काम के नहीं होते उन्हें गैस चैम्बर में भेजकर मार दिया जाता और कुछ लोगों पर साइंस एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें टॉर्चर किया जाता, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। एन फ्रैंक यहाँ अपनी बहन के साथ मजदूरी करती थी। कुछ वक्त बाद एन को यहाँ से जर्मनी के एक दूसरे कैंप में भेज दिया गया। जहाँ एन फ्रैंक गई वहाँ कैंप में लोगों को टाइफाइड हो गया। टाइफाइड की वजह से 17,000 लोग मारे गए। अप्रैल 1945 में ब्रिटिश आर्मी ने इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रह रहे लोगों को आज़ाद करवाया, लेकिन अफसोस एना और मार्गोट को भी टाइफाइड हुआ था। ब्रिटेन के आने से 2 महीने पहले ही एन और मार्गोट टाइफाइड की वजह से मर गई। कैंप से आज़ाद होने के बाद एन फ्रैंक के फादर ऑटो फ्रैंक ने फैमिली को ढूंढा तो पता चला कि कोई नहीं बचा है, क्योंकि सीक्रेट एनेक्स में रह रहे 8 लोगों में सिर्फ ऑटो फ्रैंक ही इकलौते सर्वाइवर थे। एन फ्रैंक के फादर की एक फ्रेंड थी मीप गाइस। मीप ने ही एन फ्रैंक की फैमिली के सीक्रेट एनेक्स में छुपने में मदद की थी। जब एन फ्रैंक की फैमिली को सीक्रेट एनेक्स से अरेस्ट किया जा रहा था तो उस वक्त मीप ने एना की डायरी को संभाल कर रख लिया था।
जब ऑटो फ्रैंक कॉन्सेंट्रेशन कैंप से वापस लौटे तो मीप ने ये डायरी उन्हें दे दी। ऑटो फ्रैंक जानते थे कि एना एक राइटर या जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, इसीलिए ऑटो फ्रैंक ने इस डायरी को पब्लिश करवाया। ये डायरी जल्द ही बेस्ट सेलिंग बुक बन गई। इस डायरी को दुनिया की 70 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है और ये होलोकॉस्ट पर लिखी सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक्स में से एक है। एन की फैमिली नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम में जहाँ छिपने गई थी, वो घर आज म्यूजियम बन गया है, जहाँ एन की ओरिजिनल डायरी आज भी मौजूद है। अगर आपने ये बुक पढ़ी है और एन फ्रैंक की लिखी इस किताब पर आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।